नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो की चर्चा जो मैं करूंगा कि बीपीएससी से विनम्र प्रार्थना, यही टाइटल दिया हूं। अब बीपीएससी से सर कौन सी विनम्र प्रार्थना आपको करने की होगी। इससे पहले अगर 2 दिन पहले जाके देखिएगा तो हमने बताया था कि यूपीएससी अंग्रेजी और हिंदी मीडियम का जो है भेदभाव करता है, उसको जो है आपके सामने लाने की कोशिश किया और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। इसको देखते हुए एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और आज के डेट में एक बहुत बड़े टीचर हैं, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और बताया कि सर इसको पर्दे पे उतारिए और इस पर्दे पे उतार के इसको लोगों को समझाइए, शायद आयोग भी आपकी बात सुन सके। मैंने उन्हें बताया बड़े अच्छे से कि सर मेरे पास तो हजारों सब्सक्राइबर है, इसमें क्या होने वाला है, आप जिनके पास में करोड़ों हैं उनको जाके दीजिए ना, वहां से बात दूर तक जाएगी, हमसे कहां से बात दूर तक जाएगी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने बताई सुजीत सर चाहे दूर तक जाए या ना जाए, जो इस बात को आप रखोगे अपनी लहजे में वो शायद हमारी नजर में दूसरा कोई नहीं रख सकता है, तो बेहतर होगा कि आप ही रखिए। और साथ साथ में दीपक सर का सपोर्ट था कि प्लीज सर आप ही इसको अच्छे से बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बना सकता, आप इसको कीजिए। समय नहीं रहने की वजह से 2-3 दिन से ऐसे ही आगे निकलते चला गया। अचानक आज बोले दीपक सर प्लीज सुजीत सर आज इसको बना दीजिए। बोले ठीक है सर, आज मैं इसको जरूर बनाऊंगा। अब बात आती है सबसे पहले आयोग के अंदर से। आपको बताते हैं जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसका दोषी कौन है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन सिंपल पूछूं उसके बाद इस मुद्दे पे आऊंगा, कौन है तो क्या आप बताइएगा। किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी कस्बा, किसी भी गांव और किसी भी परिवार को अगर बढ़ाना है तो उसे शिक्षित करना ही होगा। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा बिहार में बैठी हुई जो सरकार है, जो सिर्फ जिसको कुर्सी चाहिए, उसको सीधा सा एक ही मतलब है, शिक्षा को दबा के रखो, शिक्षा को मार के रखो, तो जिंदगी भर हम बिहार में अपनी सत्ता को कायम रखेंगे। और यह सच बात है, जिस राज्य में शिक्षा को दबा दिया जाएगा वहां पे जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। और यह जीता जागता उदाहरण 21वीं सदी में यह वही बिहार है जो कभी बुद्ध की धरती कहलाती थी, कभी जैन की धरती कहलाती थी, कभी अशोक की धरती कहलाती थी, और आज ये निकम्मी सरकार की धरती कहलाती है जो शिक्षा को सबसे नीचे तबके पे लाकर खड़ा कर दिया है। अगर देखा जाए तो नीचे में सबसे लास्ट खड़े हैं। आज शिक्षा की वो हसर हो गई है, जिसको उठा के देख लो, जहां से उठा के देख लो, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी का हो, आप 10 बजे एग्जामिनेशन जाने के लिए तैयारी कीजिए, आप 6 बजे जो है आपको मिल जाएगा उसका आंसर, उसके क्वेश्चन। क्या तमाशा है। क्या कोई ऐसा राज्य है, ऐसा क्या कोई ऐसा देश भी है क्या इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में? जरा बताए तो। हर एग्जाम का यही तमाशा है। आयोग साक्षात देख रहा तमाशा, सरकार जो है कान पे हाथ रख के आराम से बैठी हुई है, बहरी सरकार है, उसे कुर्सी से मतलब है। तो चलो आज ही खुद से अपने आप से वादा करो, इस कुर्सी को हिलाओ, चाहे जैसे हिला सकते हो हिलाओ, ताकि जो कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान है उसे लगे कि सुनामी पैदा हो गया है, अब जाग जाओ, अब वो सारा काम करो जिस काम के लिए जनता ने तुम्हें 5 साल के लिए इस कुर्सी को दी थी। आपने 6 महीने का काम भी नहीं कर पाया। और ये मैं नहीं बोलता हूं, ये डाटा बोलता है। ऐसा मत समझना कि सर आप राजनीति कर रहे हो, नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं करना भी नहीं चाहता हूं, और अगर राजनीति में आ गया तब तो समझ ही सकते हो क्या होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बिहारी हूं, और तीसरी बात, एक शिक्षक हूं। उसके नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम है वो आपके आंखों के सामने रखा जाए, आपके परिवार के सामने रखा जाए, पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान के सामने रखा जाए, जिससे लोगों को समझ में आए कि गलतियां हो कहां रही है, क्यों हम अपने बच्चे को कोस रहे हैं, क्यों हम अपने बच्चे को ताने दे रहे हैं। समाज के हर लोग उस बच्चे को ताने दे दे के सुसाइड पॉइंट पे पहुंचा दिया है कि आपने नहीं किया, उसने ये किया, उसने वो किया, और जबकि इसका काला चिट्टा कहीं और है। तो सजा किसी ने और इसका कुकर्म कोई और कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए आज आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि बीपीएससी ने कुछ ऐसा काम किया है जिसके लिए वो हमेशा जो है कहीं ना कहीं अवहेलना का शिकार उसे होना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं 2-4 करना ही उसको पड़ेगा। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये साक्षात डाटा निकल के आया है। आइए आज के वीडियो पे हम चर्चा करते हैं।
सबसे पहली बात आपको बताते हैं कि 10 वर्षों में सिर्फ 3 बार परीक्षा दे पाए थे वो लोग जो एक अपने टाइम में एग्जाम की तैयारी करते थे, यानी 55वीं 53वीं से 55वीं, 56वीं से 59वीं और 60वीं से 62वीं, जो कि आपके सीनियर हैं। बड़ी अच्छी बात बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन 10 वर्षों में सिर्फ 3 बार एग्जाम हो पाई, सिर्फ 3 बार। अंदाजा लगा दीजिए। इस टाइम में एक डाटा था कि जुलाई तक जो है प्रीलिम्स किसी भी हालत में कंप्लीट कर ली जाएगी, पूरे तरीके से आ गया था 66 का। ये आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। कोरोना आ गया, वजह से सारे एग्जाम लेट हो गए। अब एक मिनट जिंदगी को रोकिए, खुद से पूछिए क्या हालत आपकी बनी हुई है घर में। चाहे आप चंपारण में हो, चाहे सीतामढ़ी में हो, चाहे मुजफ्फरपुर में हो, चाहे दरभंगा में हो, पूछिए अपने आप से क्या हालत बनी हुई है। आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही, पल पल एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है कि भाई जल्दी जाके पटना जाओ, जल्दी श्योर सक्सेस ज्वाइन करो, जल्दी सुजीत सर से मिलो, जल्दी पढ़ना शुरू करो। लेकिन नहीं हो सकता है। अब इनकी दर्द की दास्तां सुनिए। 10 साल में सिर्फ 3 बार एग्जाम दे पाए, इनकी 7 साल ऐसी जिंदगी गुजर गई। अब अंदाजा लगा लो कि इस टाइम में कोई ऐसा स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिसके पास सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। इसी बार समाप्त हो जाएगी उसकी एज और अटेम्प्ट, और इस साल एग्जाम नहीं हो तो। या फिर ये सोचो किसी का 2 साल बचा हुआ है और 2 साल तक फॉर्म ना निकले तो। इवन इतना समझ लो किसी का 4 साल बचा हुआ है और 4 साल एग्जाम नहीं हो तो क्या होगा उसके साथ में। ऐसे हजारों सवाल है, आपका दिल दहल जाएगा। और ये गलती आयोग ने किया है। ऐसे 53वीं से 55वीं 3 साल में एक एग्जाम, 56वीं से 59वीं 4 साल में एक एग्जाम, और 60वीं से 62वीं 3 साल में एक एग्जाम। उसके बाद फिर से प्रोसेस सही हो गया है। लेकिन जो इसके बीच में जितने स्टूडेंट थे जिनकी हालत बदतर हो गई, जिनके ख्वाब मर गए, जिनके सपने जीते जी दब गए, जो समाज के लिए एक बहिष्कार के रूप में हो गए, जो अपनी नजरों में गिर चुके हैं, जिनको परिवार जो है पूरे तरीके से दूर कर दिया है, इनको कौन संभालेगा? हम, आप, सरकार या फिर आयोग? सबको संभालना होगा। किसी भी हालत में आयोग जो है इस टाइम 37 साल एज दिया है, इसको 40 साल बनाना पड़ेगा। अगर 3 साल भी ये ज्यादा कर देता है तो कितने ऐसे यहां पे स्टूडेंट हैं जिनके सपने पूरे हो जाएंगे, उनके ख्वाब पूरे हो जाएंगे, उन्हें समाज से जो अवहेलना झेलना पड़ता है उससे जो है बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ 3 साल बढ़ा दे आयोग, 37 से इसको 40 कर दे, काम पूरी तरीके से बन जाएगा। बस इसी के लिए ये वीडियो सामने लाने की कोशिश किया हूं कि किसी भी हालत में इसको किया जाए। एक तो गलती ये थी। दूसरी गलती इसके अंदर जो है 56वीं से 59वीं के बाद मुख्य परीक्षा के बाद जो है स्केलिंग पद्धति नहीं अपनाई जा रही है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं या कोई ऐसे टीचर नहीं कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन फिर भी ये पद्धति स्केलिंग सिस्टम नहीं अपनाई जाती है। अब एक चीज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सर आखिर स्केलिंग पद्धति है क्या और क्यों नहीं बीपीएससी जो है इसको अपना रही है और इससे क्या नुकसान हो सकता है। स्केलिंग पद्धति जो होता है वो सारे सब्जेक्ट अलग अलग, जैसे कि ऑप्शनल पेपर आप ज्योग्राफी लिए हैं, कोई हिस्ट्री लिया, कोई पॉलिटी लिया, कोई सोशियोलॉजी लिया है, तो सबके अलग अलग है। सबको इक्वल तरीके से देखा जाए, किसी को भी ऊपर या नीचा ना देखा जाए, इसी को कहते हैं स्केलिंग सिस्टम। अगर जीएस के पेपर को देखा जाए तो सबके लिए इक्वल है, लेकिन ऑप्शनल पेपर सबका अलग अलग है, तो इसलिए यही स्केलिंग सिस्टम होता है कि सबको इक्वल तरीके से देखा जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन अभी तक बीपीएससी इसको जो है नहीं एक्सेप्ट किया है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां है, जिससे क्या जो प्रतिभागी हैं जिनमें पूरी नॉलेज है फिर भी वो बाहर का रास्ता देख लेते हैं। ऐसे हजारों कैंडिडेट हैं जिनकी इसी वजह से बाहर का रास्ता देख लिए हैं। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ी खामियां है बीपीएससी के अंदर। नेक्स्ट जो है किसी भी विषय के परिणाम को बढ़ा दिए जाते हैं। हर साल जब भी फाइनल रिजल्ट आता है, जब भी आपको अगर देखा जाए मेंस में भी पता चल जाता है और फाइनल में तो क्लियर पता ही चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट का ज्यादा सिलेक्शन हुआ है। ज्यादा सिलेक्शन, नंबर तो बाद में, ज्यादा सिलेक्शन पता चलता है। किसी साल हिस्ट्री का ज्यादा हो गया, पता चलता है किसी साल ज्योग्राफी का, किसी साल हिंदी का, किसी साल सोशियोलॉजी का, किसी साल पॉलिटिकल साइंस का। ये कौन सा तमाशा है? और इसका जो है सबसे बड़ा उपयोग, या कहिए तो इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग हम जैसे शिक्षक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, मार्केट में जाके हिस्ट्री, इस बार हिस्ट्री तो धमाका कर दिया, आप लोग सारे के सारे हिस्ट्री ले लो, देखो कितना हिस्ट्री का स्टूडेंट आ गया है, सारे के सारे सिलेक्शन हो गए हैं। अब आप क्या है, मासूम है, गांव की गलियों से आके शहरों में आए हैं। आपको क्या लगता है, अरे सुजीत सर है, इस तरीके से अंदर सुनामी पैदा कर रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोलेंगे। अरे यहां बिजनेस की बात है, बिजनेस में कौन सा सच बोलना,
पहले अपने घर तो भरो। अब हम क्या कहेंगे, हिस्ट्री ले लो, जिसको देखो हिस्ट्री ले लो। अरे हिस्ट्री तो ले रहे हो, उस बच्चे की जिंदगी क्या होगी। अगली बार पता चला पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट ज्यादा हो गए सिलेक्शन, अब क्या करोगे। पॉलिटिकल साइंस का टाइम आ गया, पॉलिटिकल साइंस वाला फिर से चिल्लाना शुरू किया, सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट निकलना शुरू कर गए। और यही तमाशा और इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग जो होता है वो हम करते हैं, और इसका खामियाजा जो है स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। और ये इसके बीच का सबसे बड़ा रूट जो है ये आयोग बैठा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं सिक्का को उछालता है, अच्छा हेड आया तो इसका मतलब है हिस्ट्री वाले को ज्यादा रिजल्ट दे दो, टेल आया तो इसका मतलब है एलएसडब्ल्यू को ज्यादा दे दो, या कभी किसी साल किसी और को दे दो। तो ऐसे में जो टैलेंटेड स्टूडेंट है वो तो बाहर का रास्ता देख लेंगे। ये भी बहुत बड़ी खामियां बीपीएससी के अंदर है और इसको सुधारना पड़ेगा। अगर ये नहीं सुधरेगा तो बीपीएससी के अंदर वैसे स्टूडेंट चले जाएंगे जिनकी कोई औकात नहीं है। ये सारी खामियां की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे मतलब बेवकूफ हैं, कुछ अच्छे स्टूडेंट भी हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो अच्छे हैं वो बाहर निकल रहे हैं। इस बात को भी तो पकड़ो, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर खामियां हैं, इस खामियों को दूर किया जाए, सब पे इक्वल ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि सब इक्वल नहीं है, लेकिन बीपीएससी कुछ ना कुछ इसके अंदर गेम कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई साल कोई का रिजल्ट ज्यादा आ रहा, कोई साल किसी का रिजल्ट आ रहा, कोई साल किसी का रिजल्ट आ रहा। अब बच्चे जो है कंफ्यूजन पड़े हुए हैं, सर कौन सा ले सुजीत सर आप बता दो, क्योंकि आप पे ही डिपेंड है। अब हम क्या कहेंगे, हमें तो बिजनेस कमाना है, हम तो सीधे कहेंगे एक काम करो हिस्ट्री ले लो, हिस्ट्री लोगे तो मेरे पास ही आओगे, मेरे पास आओगे जो फी रखेंगे वो फी तो जमा ही करोगे। मेरे घर भर गए और अगले साल पता चला कि हिस्ट्री का एक भी रिजल्ट नहीं आया। अब जरा जवाब दो, अब ये बच्चे क्या करेंगे, कहां जाएंगे। ये क्या मैंने खता किया, हमने तो किया ही, लेकिन हमारे पीछे भी एक बाप बैठा हुआ है और वो है आयोग, और इस तरीके की हरकत कर रही है जिसकी वजह से बच्चे का रिजल्ट दूर होता जा रहा है। लोग को समझ में नहीं आता कौन सा सब्जेक्ट लें, अब इंटरेस्ट से लें, पढ़ के लें, या किसी टीचर के सजेशन से लें। इसी कंफ्यूजन में वो जिंदगी भर ये गुजारता रह जाता है और फाइनली जो है उसके सपने मर जाते हैं। यही गेम हो रहा है सदियों से, आज भी हो रहा है। इसके लिए हम लोग को जगना होगा, हम लोग को आवाज उठाना होगा। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो जाके क्या कहते हैं, क्या करें बुआ जी पेपर ही पहले आउट हो जाता है। हद तमाशा हो, क्या करें पापा पेपर पहले ही आउट हो गया, हमें कम नंबर हमें निकाल दिया गया। अरे ये आवाज जो अपने घर में निकालते हो तुम, वहां निकालो ने जहां आंदोलन हो रहा है। वहां क्यों नहीं जाते हो, वहां जाने वक्त रूम में अंदर बैठे रहते हो, हमें क्या है। हद तमाशा है। ये लाइन तो सबसे बड़ा घटिया लाइन है। जितनी बड़ी इम्तिहान है, जितनी बड़ी चैलेंज है, पढ़ने से ज्यादा लड़ना होगा आपको, आवाज उठाना होगा, आगे बढ़ना होगा, तभी रिजल्ट होगा। अदरवाइज पढ़ते पढ़ते पोथी पढ़ लीजिएगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अब भी वक्त है, अगर वक्त की नजाकत को नहीं समझोगे तो खुद भी मरोगे और आने वाला जो भविष्य होगा उसको भी लेकर डूब जाओगे। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत बता रहा हूं। आवाज उठाओ, अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसके साथ जाकर जुड़ो, उसकी आवाज का आवाज बनो। ये नहीं कि उसकी आवाज को दबा दो, उसकी आवाज बनो। अगर यही बात, जिस बात को आप सोचते हो मुझे क्या है, अगर गांधी जी भी यही बात बोलते तो क्या होता, जरा समझ के बताओ तो मुझे, क्या देश आजाद हो पाता। अगर यही बात वीर कुंवर सिंह बोलते, हमें क्या है, हम तो बड़े घर के हैं, कोई बात नहीं, अंग्रेजों से जो है मेकअप कर लेंगे, क्या मतलब है लड़ने की। वो 80 साल का बूढ़ा बाहर निकल के पूरे इतिहास में नाम कमा जाता है। अगर वो भी वहीं बैठे होते तो कौन जानता आज वीर कुंवर सिंह को, कोई बता के देखे तो बाहर आना होगा। आज आयोग और अंग्रेज में कोई अंतर नहीं है, समझने की कोशिश करो। जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ही आयोग आज कर रहा है। आप आरटीआई मांगो, घूमते रह जाओगे, पागल बना के छोड़ देगा, रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। कोई सवाल नहीं उठता कि उसका जवाब दे दे, सीधा कहेगा कॉपी जो है चली गई है घर पे, मैंने यहां से छोड़ दिया हूं। अरे कॉपी घर पे गई तो कॉपी मिली क्यों नहीं। ऐसे हजारों क्वेश्चन है आयोग के पास में, जिसका जवाब आयोग की औकात नहीं है देने की। आयोग के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, इसीलिए तो 25 लाख 30 लाख 35 लाख 40 लाख में सीट बिक जाती है। गरीब आदमी मेहनत कर करके दाल भात खा के न जाने कितनी रात जग जग के मेहनत करता है और रिजल्ट रूठ के घर चला जाता है। और एक बेवकूफ जो थोड़ी सी मेहनत करता है और पैसे के बदौलत जाके सिस्टम के अंदर बैठ जाता है। और गरीब आदमी गांव में जाके कहीं कोई सब्जी बेच रहा है, कहीं कोई खेती कर रहा है। क्या तमाशा है। कौन सी 21वीं सदी में पहुंचे हुए हैं जहां टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर गई, हम धरती से लेकर चांद तक पहुंच गए, लेकिन ना गरीबी दूर हुई, ना शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त हो पाई। तो हमने किया क्या। ऐसे हजारों सवाल होंगे जिसका किसी के पास जवाब नहीं है।
ना सरकार के पास है, ना आयोग के पास में है। इसलिए वक्त है, अब आपको लड़ना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी। अगर आवाज आज इस वक्त आपने दब गए तो यकीन मानो वो वक्त दूर नहीं है जब आयोग पूरी तरीके से दाब देगा आपको, और फिर आपकी औकात नहीं है कि आयोग को कुछ कर पाओ। आयोग क्या है सोचो, आयोग की किस बात की रिस्पेक्ट? वो तो पोस्ट है, पोस्ट की रिस्पेक्ट की जाती है। आयोग में बैठा हुआ इंसान की रिस्पेक्ट नहीं होती है। इंसान भी हमारी तरह है, बोलता है, बैठता है, सोता है, खाता है, हमारी तरह है, लेकिन वो पोस्ट है उसके पास में, इसलिए सजदा करते हैं। वरना वो इंसान किस काम का है? पोस्ट पे रह के भी इस तरीके का कर्म कर रहा है। न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको निगल गया, जिंदा तो स्टूडेंट है लेकिन जिंदा लाश की तरह बैठा हुआ है। जाके देख लो, ये 10 साल में अगर 3 एग्जाम हुआ होगा तो कितने ऐसे स्टूडेंट हो गए होंगे जो सड़क पे भीख मांग रहे होंगे? कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे होंगे? कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनकी जिंदगी खत्म हो गई होगी? कितने तो भगवान के प्यारे हो गए होंगे, कितने तो जिंदा होंगे लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा होगा। कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो खुद से प्रॉमिस कर लिए थे कि मुझे बनना है, तब तक बनना है, इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उनकी जिंदगी तो बेकार हो गई। तब एक सोचा आयोग, क्या आयोग कभी सोच पाता है? क्या आयोग को इतना भी समझ में नहीं आती है? जब मुझ जैसे इंसान को इतना समझ में आती है क्या आयोग क्या कर रहा है? आयोग सोचता है सुजीत सर, लेकिन आयोग उसी काम में ही लिप्त है, उसको उसी काम के लिए पैसा मिल रहा है। आप कितना भी चिल्ला लो, आयोग बदलने वाला नहीं है। ये बदलेगा, ये तब बदलेगा जब हम जैसे शिक्षक और जितने भी संस्था एक साथ खड़ा होगा, आप जैसे स्टूडेंट एक साथ खड़ा होंगे, फिर आयोग के पास में जाके उसके कान में चिल्लाएंगे तो उसकी कान फटेगी, तो उसे समझ में आ जाएगी कि गलती हो रही है। और 21वीं सदी है, जनता जाग गई है, संभल जाओ, वरना संभलने के कोई मौके नहीं छोड़ेंगे। और ये करना होगा, हम सबको करना होगा आगे बढ़ के। हमें गलत नहीं करना है, हमें अहिंसा नहीं करना है, हमें हिंसा नहीं करना है, हमें अहिंसा के रास्ते पे आवाज उठाना है, चाहे जो भी हो जाए। जितनी आवाज तेज होगी आयोग उतना ही फटेगा। लेकिन घर में आवाज करना बंद करो, शिकायत करना बंद करो। अगर आवाज उठाना है तो वहां उठाओ जिसने ये खता किया है, बाकी सोचना आपको है। नेक्स्ट है, छात्रों की बड़ी समस्या यह है, आज के डेट में जो भी छात्र हैं, सबसे बड़ी समस्या तो है कि वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट जो हमको देख रहे हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। 5 साल 6 साल के बाद तो पढ़ना वो शुरू करते हैं। घर में ऐसा माहौल रहता है कि 5 साल 6 साल तक खेलने दो, कूदने दो। उसके बाद जाके उनकी प्राथमिक शिक्षा भी देरी से शुरू होती है, और रही सही कसर जो है विश्वविद्यालय में पूरा कर देता है। ऐसे ही इनकी एज बढ़ जाती है। ये क्या बीपीएससी की तैयारी करेंगे? इनकी जो सोच के तो देखो। कोई ऐसा स्टूडेंट बोले कि हमारा 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, नजर मिला के बोल के तो देखे कि हाँ 3 साल में कंप्लीटली हुआ है। हाँ, कुछ लोग को छोड़ दिया जाए तो 70% स्टूडेंट है 4 साल से 5 साल में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, और वो भी कंफर्म नहीं है होगा कि नहीं होगा। हम उस सिस्टम में बैठे हुए हैं। उसके बाद भी आप अगर कहिएगा कि हमारी सरकार अच्छी है, हमारा आयोग अच्छा है, तो इसका मतलब है हम बेवकूफ हैं या फिर आप इंटेलिजेंट हैं। 2 काम में एक ही काम होने वाला। इसलिए हम आयोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, इस सरकार से भी सजदा करते हैं कि अब तो आपका कुछ पल का खेल है। कम से कम जाते जाते इस सिस्टम के अंदर जितनी भी कमियां हैं, इस कमियां को दूर कर दीजिए। जो मांग है उस मांग को पूरा कर दीजिए, ताकि कम से कम ये लोग को आपकी दुआ लग सके, लगे कि हां नीतीश सरकार ने कुछ काम किया, लगे कि आयोग के अंदर भ्रष्टाचार आज के बाद नहीं होगा। और आने वाला जनरेशन जो है दिल खोल के कह सकता है, हिंदी हो या इंग्लिश, गरीब हो या अमीर, गांव का हो या शहर का हो, सबका सिलेक्शन बराबर होगा। जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास जितना प्रेजेंट ऑफ माइंड होगा, उसी का रिजल्ट होगा। अब ना पैसे की बात होगी, ना जात की बात होगी, ना हिंदी इंग्लिश की बात होगी, और ना अमीर गरीब की बात होगी। अगर बात होगी तो सिर्फ ज्ञान की बात होगी। जो जिस समय जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन देगा उसी का रिजल्ट होगा। यही होना चाहिए। और इसके लिए आपको खड़ा होकर एक साथ, हम सबको एक साथ मिलकर आवाज उठाना होगा। अगर आवाज आज ना उठाइएगा तो मैं दावे के साथ में कह रहा हूं, आने वाला वक्त इससे भी बदतर देखना पड़ेगा। किसी ने आवाज उठाया तो ये जो 10 साल में लिया जा रहा था वो उसको कम कर दिया गया। वो कम करके पर ईयर एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया। और अगर आज आवाज आप नहीं उठाओगे तो फिर से ये सारी की सारी खामियां जो है बीपीएससी में वो रह जाएगी। सोचना आपको है। मेरा तो ऐसे भी वक्त चला गया है, लेकिन हम आपके साथ में हमेशा खड़े हैं, और उन लोगों के साथ में भी हमेशा
हमारी सहानुभूति है जिन लोग का अभी भी थोड़ी सी जान बची हुई है कि अपने सपने को पूरा कर ले। और यहां पे पहुंचने के लिए सिर्फ एक जन्म लेना पड़ता है। अगर इस जन्म में आपका एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो गया तो अगली बार जन्म लीजिएगा किसी मां के गर्भ से, तभी आप एसडीएम बनिएगा। बाकी कोई ताकत नहीं बनाने की कि कोई आपको एसडीएम बना दे। इसलिए वक्त अभी भी है, आवाज उठाइए, लोगों का साथ दीजिए, घर से बाहर निकलिए। अगर जिंदा रह के भी पल पल मर रहे हैं ना तो आंदोलन करके मरिए, लेकिन आवाज उठाइए। आवाज घर में नहीं, आवाज वहां उठाइए जहां आंदोलन हो रहा है। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें कौन सी बात लगी जो सच में आज दिल को दहला दिया, आज को लगा कि हाँ यार आज से पहले हम क्यों नहीं इस चीज को सोचे। जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों के पास पहुंच जाए जिनकी उम्मीद मर चुकी है, वो एक बार फिर से जिंदा हो जाए। पहुंचाइए जितना ज्यादा हो सके, आयोग तक पहुंचाइए इस वीडियो को। और ये कमी, ये सरकार के पास में जो कमी है इसके अंदर, आयोग के अंदर, वो शायद कमी पूरा कर सके। थैंक यू, नमस्कार।